नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अमेरिका से सतीश झा। तो हमने सुनहला भाला भोंक दिया। हमारे सूबेदार नीरज चोपड़ा ने व्यक्तिगत तौर पर दूसरा गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ के देश में 120 साल में ये 35वां मेडल है। अब आप ये सोचिए कि दुनिया भर में हर साल इतने देश हैं, कम से कम 20 देश ऐसे हैं जो हर साल 35 मेडल जीतते हैं। उस 35 में आधे गोल्ड होते हैं। कितने देश हैं? अमेरिका, चीन, रूस जैसे जो हर साल 35 गोल्ड जीतते हैं। इस साल अमेरिका ने 39 गोल्ड जीते, चीन ने 38 गोल्ड जीते। और चीन को अगर हांगकांग से जोड़ दें और अगर उसको ताइवान से जोड़ दें तो 56 गोल्ड जीते। अमेरिका ने कुल 39 जीते, लेकिन सिर्फ अमेरिका चीन की टैली में अमेरिका आगे है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमने गोल्ड जीता इस बार। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उससे कुछ हौसला बढ़ेगा। और जो भी हुआ, एक बात सोचने की है, आखिर सूबेदार नीरज ने कैसे ये काम किया। उसकी वजह है कि आर्मी ने उनको सपोर्ट किया। तब मैंने देखना शुरू किया, लगा कि हमारे जितने भी गोल्ड मेडल हुए हैं ज्यादातर आर्मी की सब वजह से हुए हैं। फिर मैं अमेरिका को देखा यहाँ जितने गोल्ड मेडल हुए सब यूनिवर्सिटी से जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 161 ओलंपिक मेडल मिल चुके हैं। फिर मुझे याद आया, मैं हॉफमैन लारोच में काम करता था। वहां पे एक बार हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट के पास पीएचडी हार्वर्ड की भी थी और ओलंपिक का मेडल भी था। और उसकी कोई चर्चा नहीं करता था ओलंपिक मेडल की। यहाँ ओलंपिक मेडल इतनी आम बात थी क्योंकि अमेरिका में 3000 ओलंपिक मेडल मिल चुके हैं आज तक, करीब 2900। तो उसकी इतनी आम बात है कि उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये नोबेल प्राइज की भी देखिए, यहाँ 1000 नोबेल प्राइज में 800 अमेरिका को मिल चुके हैं, या अमेरिका में आने वालों को मिले हैं, यहाँ प्रवासियों को मिले हैं। लेकिन उनका रिश्ता अमेरिकन विश्वविद्यालयों से, संस्थाओं से है। यहाँ उसकी चर्चा इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि जहाँ की उन देशों में जहाँ एकाध होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि सूबेदार नीरज ने हमारे देश का सम्मान किया, गौरव बढ़ाया। हमें उन पर गर्व है। और ये एक मौका है सोचने का कि हम कैसे इस देश में, 140 करोड़ के देश में, सैकड़ों सूबेदार नीरज आगे अगले 15, 20, 25 साल में पैदा करें। ये क्षमता हमारे पास है। इस क्षमता का इस्तेमाल हम कैसे करें, सोचने की बात है। मैंने देखना शुरू किया कि क्या ये जो जितने गोल्ड मेडल पाते हैं ओलंपिक में वो कैसे देशों से आते हैं। तो मैं आपको सुनाऊं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है। वहां उन्होंने 20 मेडल लिए। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उन्होंने 46 मेडल लिए। कनाडा की आबादी 2 करोड़ है, उन्होंने 24 मेडल लिए। हंगरी ने 1 करोड़ के आसपास, उन्होंने 20 मेडल लिए। कोरिया ने 20 मेडल लिए। तो यानी कि आबादी से इसका रिश्ता ऐसा है कि 93 देशों को कोई ना कोई मेडल मिला है और भारत का स्थान सबसे ऊंचा है, 93 नंबर पर है। यानी कि अगर आप देखें कि आबादी के हिसाब से भारत में 200 मिलियन, 20 करोड़ लोगों पर एक मेडल मिलता है, जबकि और देशों में 2 करोड़ में 46 मेडल ले रहे हैं। तो कहाँ आखिर ऐसा क्या है? हमारे लोग इतने बढ़िया हैं, मजबूत हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं? तो सोचा क्या आमदनी के हिसाब से ऐसा होता है क्या? हमने केनिया को देखा। केनिया से वहां की आबादी 5 करोड़ की है, उन्होंने 10 मेडल लिए। जमैका की आबादी 1-2 करोड़ की है, वहां से 9 मेडल मिले, उन्होंने 9 मेडल लिए, इस साल लिए। यानी कि जमैका और केनिया जैसे देश जिनकी आमदनी भी कम है हमारे देश से, वो भी, या उसके आसपास है, वो भी हमसे कई गुना अच्छा कर रहे हैं। तो आप ये सोचो, 120 साल में 35 मेडल हमने जीते हैं। चीन ने कुल 10 ओलंपिक देखे हैं, यानी कि 40 साल में। उसके पास 40 साल में 600 मेडल आए। और देखिए रूस की बात देखें, अगर सोवियत यूनियन का इतिहास देखें आप, तो आबादी के हिसाब से सबसे अच्छा स्कोर सोवियत यूनियन का था। क्योंकि सोवियत यूनियन में एक परंपरा बनाई गई कि किसी भी तरह से ओलंपिक जीतना है। ओलंपिक मेडल जीतने का मतलब उनके लिए दुनिया में अपनी जो महत्ता स्थापित करने के बराबर था। और जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, ये बहुत जरूरी था कि किसी न किसी तरह से रूसी व्यवस्था की जो महत्ता है वो सबके सामने दिखे। इसलिए रूस ने बहुत कोशिश की, बहुत पैसे लगाए, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने पूरा पूरा प्रोग्राम बनाया। जैसे उन्होंने इस
कला के हर हर आयाम को कोशिश की विकसित करने की। भारत में जो था एक जमाने में मेजर ध्यानचंद, उन्होंने हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल दिए, वो टीम के गोल्ड मेडल थे। व्यक्तिगत रूप में पहली बार अभिनव बिंद्रा, उनको शायद सिल्वर मिला था, गोल्ड मिला था। उसके बाद आज दूसरा गोल्ड जो है सूबेदार नूरिश मिला। दोनों ही, उसके अलावा जैसे आप देखें राठौड़ साहब थे, वो भी मिलिट्री के थे, उनको सिल्वर मिला। लेकिन सब मिला करके इन दो लोगों के अलावा कोई और व्यक्तिगत रूप से किसी को गोल्ड 120 साल नहीं मिला। ऐसा क्यों है? कई बार लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग की कमी है, हमारे यहाँ पोषण की कमी है। पता लगा कि सूबेदार नीरज को कोचिंग के लिए विदेश भेजा गया। उनके कोच जर्मन थे, उनकी कोचिंग यहाँ नहीं हो सकती। बात बिल्कुल ठीक भी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा। और चाहे वो विज्ञान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे कला हो, हर जगह अगर हम विश्व स्तर पे कम्पीट करेंगे तो हमें विश्व स्तर का सोचना पड़ेगा। तो उनको जिताने के लिए हमें भेजना पड़ा आगे जर्मनी के लिए। जर्मनी का उनका कोच था, उनको विदेश में ट्रेनिंग दी गई। लेकिन आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अगर टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को एक्लेमेटाइज कीजिए। उसकी वजह है कि आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, लेकिन जिस देश में ओलंपिक होना है वहीं अपनी टीम 2 साल के लिए भेज दीजिए। वहां उससे उस माहौल से उनका परिचय होगा। या कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि कुछ चीजों में, जैसे कि मान लीजिए आज की तारीख में सब मिला करके करीब मान लीजिए 200-250 जो नंबर है गोल्ड मेडल के, जितने खेल हैं, हर एक में आप तय कर लीजिए कि हम कुल 25 पे खेलेंगे। उनमें अपनी टीम तराशते रहेंगे इतनी बढ़िया कि विश्व स्तर पे हर हर मानदंड के ऊपर वो खरी उतरे। वो इस तरह कोशिश की है। लेकिन उन सब से भी कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है एक एम्बिशन की। अगर हम मान लें कि हम सबसे अच्छे थे तो हम अच्छा होने के लिए बचा क्या? तो हमारे यहाँ एक, हम पहले ही विश्वगुरु बन गए बिना पढ़ाई लिखाई किए। हम पहले ही मान लेते हैं हम बहुत अच्छे थे, हमें ज्ञान का पता था। अगर उस तरह सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहली बात मुझे लगता है कि हमें जो हमारी एम्बिशन है, वो एम्बिशन हमारे भूतकाल को लेकर के कहीं रुक जाती है। उस हमारे मूल्य कैसे हैं? अब देखिए, मैंने देखना शुरू किया अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय हैं। वहां पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है, वहां से करीब 500-600 लोगों ने मेडल जीते हैं ओलंपिक में। एक विश्वविद्यालय, उसने स्पेशलाइज किया कि ओलंपिक मेडल जीते रहेंगे। हार्वर्ड से 160-161 लोग आए। तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां से 100-150-200 लोग ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं पिछले 125 साल में से, 120 सालों में। और अगर पिछले 10 साल, सिर्फ 20 साल का भी देखें तो भी अमेरिका आगे है। पिछले 120 साल में तो भी अमेरिका आगे है। ऐसा क्यों है कि अमेरिका एक छोटा सा देश है भारत के मुकाबले, एक चौथाई आबादी यहाँ की है, वो क्यों पिछले 120 सालों से हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है? उसकी वजह है कि समाज के मूल्य क्या है। उसमें समाज के मूल्य में बहुत बड़ी बात यह है कि ये पीछे नहीं देखते, हमेशा आगे देखते। कभी भी ये नहीं कहते हम जैसे थे, उनके पास सच्चा कहने कुछ है ही नहीं है। अमेरिका में एक इतिहास नहीं है, उनको इतिहास बनाना है। जिनके पास इतिहास है वो उसमें दबे रह जाते हैं। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। रूस के पास बहुत एक दावा करने के लिए बड़ा इतिहास था, उसके पास पुराना इतिहास था। लेकिन उन्होंने compete करने के लिए अमेरिका से हर हर उस मौके पर, हर जगह जहां भी उनको ठीक लगा वहां उन्होंने compete किया। तो आप देखिए, जो पहला जो आदमी गया वो अंतरिक्ष में, वो रूसी था, अमेरिकी नहीं था। उसके बाद अमेरिका ने उस होड़ में वो आगे बढ़ गया। लेकिन शुरुआत में जब रूस ने कोशिश की तो काफी आगे बढ़ गया। यानी कि कोशिश करके हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पीछे देख के कौन आगे बढ़ता है? अगर हम विश्वगुरु थे तो हम विश्वगुरु बनेंगे नहीं। हम विश्वगुरु नहीं थे, हम बनना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। विश्वगुरु हैं वो गलत बात है। तो हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को विश्वगुरु कहना बंद करें, अपने आप को पहलवान कहना बंद करें। हम कहें कि हम बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं, हमें बहुत एक दूर जाने की एक इच्छा है, उसमें एक उत्साह है। अगर हम पहले अच्छे थे तो वहां मुश्किल होती है। आपने देखा होगा, जो लोग 3 पीढ़ियों के लोग होते हैं, कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी में जो बच्चे होते हैं वो पहली पीढ़ी से मुकाबला नहीं कर पाते या दूसरी से मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं हो चुकी होती हैं कि उनमें एक जो उत्साह जो आगे बढ़ने का वो खत्म हो जाता है थोड़ा बहुत। तो नोबेल प्राइज की आप बात देखिए, वहां भी ये बात है। करीब 1001 नोबेल प्राइज में, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ,
600 से 800 के बीच में, अगर आप, ये निर्भर करता है कैसे उस बात को आप मापते हैं, लेकिन 600 से ज्यादा नोबेल प्राइज अमेरिका में जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, चाहे छोटे समय के लिए बड़े समय के लिए, 600 से ज्यादा लोग यहाँ के हैं। 800 अगर उनको जोड़ लीजिए जो बाहर रह के भी यहाँ से आते जाते रहते हैं, उनको जोड़ लीजिए, कुल 200 जो है यूरोप में है, और इक्का दुक्का तमाम देशों में है जो कि यूरोप से बाहर है। तो ऐसा क्यों है? उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक हिस्ट्री चैनल पे देख रहा था, जिन तकनीकों ने अमेरिका को अमेरिका बनाया, अमेरिका सिर्फ लड़ाकू बन के आगे नहीं बढ़ गया, विश्व में स्थापना इसकी तकनीक के ऊपर हुई, वो तोप के ऊपर नहीं हुई। तोपें तो बाद में आई, लेकिन विश्व में जो इसकी स्थापना हुई है एक तरह से एक महाशक्ति की, वो उसके पीछे तकनीक पहले थी, और जो आयुध बने, जो शस्त्र अस्त्र बने, वो तकनीक के आधार पर बने। अभी भी देखिए, जो तकनीकें अमेरिका में आज उपलब्ध हैं, आज की तारीख में, जिनका इस्तेमाल दुनिया में 15-20 साल बाद होगा, 30 साल बाद होगा, उसके लिए अमेरिका अपना बजट इतना ज्यादा रखता है डिफेंस का, 700-800 बिलियन डॉलर, जो एक तरह से, अगर आप जो सबसे बड़े 15 देश छोड़ दें, उसके बाद हर देश की राष्ट्रीय आमदनी से ज्यादा है। 800 बिलियन डॉलर का बजट सिर्फ डिफेंस के लिए, 750-800 बिलियन डॉलर का बजट, उसको एक जमाने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते थे। अब कुल 3% यहाँ की जीडीपी का हिस्सा 3-3.5% के आसपास है, पहले 9-10 हुआ करता था, कम हो गया है। फिर भी इतना है कि उसका ज्यादा पैसे आता है R&D में जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट जाता है। तो ये देश जो है हमेशा कोशिश करता है कि आगे सोचे, तकनीक को आगे कैसे ले जाया जाए, किसी वही चीज ये खेलकूद में करता है, दिमाग बनाने में करता है, नई नई चीजें बनाने में करता है, नई सोच में करता है, गलतियां बहुत करता है। जितनी गलती इन्होंने लड़ाई करने में की है, जैसे बताया मैंने आपको, 6,500 बिलियन डॉलर लगा दिए अफगानिस्तान में, जो कि 20 बिलियन डॉलर की आमदनी वाला देश है। उसमें तो वो कितने अफगानिस्तान अमीर कर देते, लेकिन उनके दिमाग में जो फितूर है, उनकी गलतियां बहुत सारी अमेरिका की हैं। लेकिन तकनीक पे आगे सोचने में, कैसे सबसे आगे रहे दुनिया में, हर तरह कोशिश करते रहते हैं। तो जहां एक तरह से वो कोशिश करते हैं, विज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं, खेलकूद में आगे बढ़ते हैं, वहां जो सामाजिक स्तर पर देखें, वहां पीछे रह जाते हैं। तो वो भी सोच की बात है। सवाल है कि देश कैसे सोचता है, हम किस तरह एक साथ आते हैं, और हमारी परिकल्पना जो है विश्व की क्या है, भविष्य की क्या है। तो भारत में जितनी क्षमता है, क्योंकि हमारे पास, अगर हम पिछले वेद पुराण को जोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है। उसको एक साथ जोड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उसको हमें एक पैनापन लाना पड़ेगा अपनी सोच में। पहली बात तो यह है कि मानना पड़ेगा, पिछले 75 सालों में हमने किसी भी चीज में, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो खेलकूद हो, या तकनीक हो, या व्यापार हो, कहीं भी जो है हमने कोई ऐसा मापदंड छुआ भी नहीं है, और स्थापित करने के बाद छोड़ दीजिए, जो कि विश्व स्तर है, वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों है? तो मैं पहले कह चुका हूं आपसे, हमारे अच्छे मित्र थे प्रमोद महाजन, कहते थे कि सतीश भाई, भारतीय तो अच्छा कर रहे हैं, भारत कब अच्छा करेगा? मेरा यही मानना है कि भारत हमेशा अच्छा कर सकता है अगर चाहे तो। उसके लिए पहली बात होगी कि स्कूली शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा जिसकी बात गांधी जी करते थे, वहां पे उस तरह की हो जो कि हर जगह होती है। आज बुनियादी शिक्षा के लिए आप उनको लैपटॉप दीजिए, टैबलेट दीजिए। दूसरी बात, न्यूट्रिशन दीजिए। अगर शिकायत की हमारे मेजर सूबेदार साहब ने उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता, ये बात मैंने कई बार सुनी है, पहलवानों से सुनी है, खिलाड़ियों से सुनी है, जो भी तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, उनको उचित आहार नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे खिलाड़ियों को हम पोषण नहीं दे सकते हैं, तो फिर और क्या कर सकते हैं? तो ये सोचने की बात है कि हम आगे 25-30 सालों में, हमारे लोग कहते हैं कि हम नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं, ओलंपिक जाना चाहते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। इसको करने के लिए हमें एक तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर भारत चाहे तो 20 बरस में ये 100 मेडल ओलंपिक से ले सकता है, और 20 बरस बाद कम से कम 10-15 नोबेल लॉरेट भी ला सकता है। लेकिन इसको सोचना पड़ेगा, जैसे स्विट्जरलैंड ने एक बार तय किया कि क्वालिटी में हमारा नाम होगा। भारत का नाम किस चीज के लिए होना चाहिए?
वो 1 2 3 4 5 चीजें चुन ले, 5 से ज्यादा ना चुने, और इस तरह से एक रास्ता निकालें देश को महान बनाने का। ये कहना कि हम महान थे, महानता पाने का दुश्मन है। हम कहेंगे हम महान बनना चाहते हैं, वो बेहतर रास्ता है, उस रास्ते को अपनाएं, और हमारे नेता इस बात को समझें और ये माने कि उनके नेतृत्व में हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर वो आगे देखना शुरू करें। रियर व्यू ड्राइविंग से कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हम अगर अपने जो पीछे के शीशे में देखते रहेंगे कि हम कितनी दूर आए हैं, तो आगे नहीं जा सकते, कुछ न कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें आगे देखना शुरू करना चाहिए। और फिर सूबेदार नीरज चोपड़ा को उनको मैं साधुवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाओं के साथ कि देश भर में उनकी जीत से लोग आशान्वित हो, उत्साहित हो और आगे बढ़ने की कोशिश है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले पायदान तक। धन्यवाद।